Good morning. As we discussed in part 1 of the French Revolution, why French Revolution happened, what was the outcome, what people want to change. French rebels able to resolve his problem or not? We discuss next part of the French Revolution. When France was feudal, before 1789, France was फ्यूडल सोसाइटी था फ्रेंच की। तो फ्यूडल सोसाइटी से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या डेवलप हुआ, जैसे कि हम लोग ने देख चुका है फर्स्ट पार्ट में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद वहाँ में बहुत सारे चेंजेज, वहाँ की सोसाइटी में कुछ चेंजेज आए, जैसे कि राइट लिबर्टी मिला। तो वो सब डिस्कस फ्रेंच जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ की सोसाइटी मेनली शासन सत्ता जो है पावर हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ, मोनार्की। फ्रेंच की सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, मतलब संवैधानिक राजतंत्र हो गया। तो संवैधानिक राजतंत्र होने के लिए संविधान तो बनाना पड़ेगा। संविधान कौन बना रहे थे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो अलग हो गई थे, जो थर्ड स्टेट का जितना भी अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था, तो वो नेशनल असेंबली क्या कर रहे थे? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कोई सी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एग्जांपल सबसे एग्जांपल अभी भी है, वो ब्रिटेन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कंट्री, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कंट्री रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन but headed by monarch। वैसी कंट्री जहाँ पे शासन सत्ता तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलेगा, लेकिन उसका जो सुप्रीम हेड होगा वो कौन होंगे? मोनार्क होंगे, राजा होंगे, किंग होंगे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने से क्या होगा? तो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने से मोनार्क का जो पावर है, मोनार्क का पावर जो है लिमिटेड होगा, पावर लिमिटेड हो जाएगा। इसमें दूसरी फायदा क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर का विभाजन हो जाएगा। किनके बीच? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कौन था? नेशनल असेंबली। कब ड्राफ्ट किया था? इन 1791 में ड्राफ्ट हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली द्वारा, ये एक चीज़ और अपने आप में जोड़ ऐड किए हुए थे। ये अपने आप को पावर दिए थे, वेस्टेड पावर टू मेक लॉ, in the national assembly, नेशनल असेंबली ये था, वो डायरेक्टेड तो इलेक्टेड नहीं थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे। इनडायरेक्ट।
अब इलेक्शन दो प्रकार का, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी जो हम लोग हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है जो कि हम लोग वहाँ के एमपी को इलेक्टेड करते हैं, इलेक्टेड करके एमपी को इलेक्ट करके वो पार्लियामेंट जाते हैं, वो अपने हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उसको इलेक्ट नहीं करते हैं। वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्शन वोटिंग में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद वो इलेक्ट करके उनको चूज करते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे कौन बनेंगे। लेकिन नेशनल असेंबली जब बना, फॉर्म हुआ, तो वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होने लगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ और वहाँ के नेशनल असेंबली को फॉर्म किया गया। तो वोटिंग राइट किसको किसको मिला था? वोटिंग राइट किसको किसको मिला था? जो 25 ईयर से बड़े थे, या जो एभव थे, एभव 25 ईयर से एभव थे, और कम से कम 3 डे के वेज के बराबर 3 डे वेजेज टैक्स जो है ना पे इक्वल टू 3 डे वेजेज, 3 दिन के अपने कमाई के बराबर का टैक्स जो पे करता था, वही कौन वोटिंग राइट में भाग लेते थे। तो वो इस सिटीजन को 25 ईयर से बड़ा और फिर जो 3 दिन का इक्वल का टैक्स पे करते थे, उनको कहा गया था एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन, जब एक्टिव सिटीजन है तो पैसिव सिटीजन भी कोई होंगे। पैसिव सिटीजन कौन थे? पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन कौन थे? वैसे लोग, वोमेन एंड दोज हु नॉट पे टैक्स अप टू 3 डे। ये कौन थे? पैसिव सिटीजन। अब देखिए टैक्स कौन ने पे, जो अपर पहले भी थे, नोबिलिटी जो थे, क्लर्जी थे, और रिचर जो थर्ड स्टेट में भी जो रिचर पर्सन थे वो तो टैक्स पे कर सकते थे, लेकिन जो नीचे में पीजेंट थे, वर्कर थे, आर्टिसन थे, वो सब तो पे टैक्स पहले भी नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो लेकिन वो चीज़ तो इसमें हुआ ही नहीं। ये नेशनल जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुई, तो ये वोटिंग राइट जो है उनको मिला ही नहीं, न मैन को मिला, ये सबको पैसिव सिटीजन कर दिया गया। अब एक्टिव सिटीजन जो किसको चूज करते थे? इलेक्टर को। अब ये इलेक्टर कौन होते थे? इलेक्टर चूज करते थे। यहाँ से ये इलेक्टर जो है क्या नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली में यहाँ से ये लोग नेशनल असेंबली में जाते थे। इसको चूज कौन करते थे? नेशनल असेंबली को। ये इलेक्टर जो है ये किस कहाँ से बिलोंग करते थे? ये रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे इलेक्टर। जो हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट में आते थे वो इलेक्टर होते थे। और इलेक्टर को चूज कौन करते थे? कम से कम जो 3 डे का टैक्स पे करते थे वो इलेक्टर को चूज करते थे। यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब आगे देखते हैं कि कुछ सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कुछ पॉलिटिकल सिंबल प्रोवाइड हुआ। तो उन सब सिंबल्स, पॉलिटिकल सिंबल को देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या था, रियली में मीनिंग क्या था पॉलिटिकल। क्योंकि पॉलिटिकल सिंबल क्यों बनाया गया? क्योंकि जो नीचे तबके के लोग थे, जो पढ़ना लिखना नहीं थे, पीजेंट और जो
तो उनके लिए कुछ सिंबल जारी किया गया ताकि उसको देख के वो समझ सके कि यहाँ पे हुआ क्या और इसका आउटकम क्या है और फ़ायदा क्या हुआ, जिसके कारण से हम लोग कर सकते हैं आगे। तो पहला सिंबल दिया गया है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मीनिंग क्या है? एक्ट बिकम फ्री ऑफ स्लेव। ब्रोकन चेन का मतलब होता है जिसको आप सर्फ थे, एक लैंड से बांधे हुए थे, उसको फ्री करना, वो फ्री हो चुके हैं। इसका मतलब था कि फ्रीडम ऑफ स्लेव। ये पहला चेन। दूसरा क्या था सिंबल हम लोग के पास? बंडल ऑफ रॉड्स। बंडल ऑफ रॉड, इसका मीनिंग क्या था कि यूनिटी में स्ट्रेंथ है। यूनिटी, स्ट्रेंथ लाई इन यूनिटी। क्या है? मतलब एकता में बल था। स्ट्रेंथ कहाँ पे था? यूनिटी कहाँ है? बंडल ऑफ रॉड्स में। कोई भी लकड़ी लीजिए, उसको तोड़ दीजिए, आराम से टूट जाता है, लेकिन जब उसी को इकट्ठा करके 10 लकड़ी को तोड़िए तो नहीं टूटेगा। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जो है, ताकत कहाँ है, मजबूती कहाँ है? यूनिटी में। थर्ड सिंबल था हमारा आई। आईज विद इन ट्रायंगल था। ट्रायंगल के बीच में रेडिएटिंग लाइट कर रहा है, तो आई जो है विद इन ट्रायंगल में था। इसका कहने का मतलब है कि नॉलेज जो स्टैंड, आई जो सीइंग जो है, आँख जो है स्टैंड फॉर नॉलेज, ड्राइव और अवे फ्रॉम क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के क्लाउड जो था उससे, जैसे सूर्य क्लाउड भी हो जाता है तो फिर भी उसका सूर्य का रे जो है अर्थ तक पहुंच जाता है, मतलब लाइट देता है। इसका मतलब कोई बैरियर रोक नहीं सकता। क्या है? नॉलेज। नॉलेज ड्राइव अवे, इसका मतलब था नॉलेज। चौथा क्या था? स्पेक्ट। स्केप्ट्रे। स्केप्ट्रे का मतलब क्या है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर। क्या? रॉयल पावर का सिंबल था रॉयल पावर का। पांचवा क्या था? स्नैक बाइटिंग। बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम इट्स टेल। अब स्नैक अपना टेल को खा रहा है तो वो क्या होगा? रिंग बन जाएगा, एक रिंग बन रहा है। इसका मतलब सिंबल ऑफ इटर्निटी, मतलब नॉट बिगिनिंग नॉट एंड। क्या था? सिंबल ऑफ इटर्निटी। सिंबल ऑफ इटर्निटी। नॉट बिगिनिंग नॉट एंड। नॉट बिगिनिंग नॉट एंड, कहीं से शुरुआत नहीं, कहीं के साथ नहीं। उसके बाद छठा सिंबल था रेड कैप। रेड कैप का वन बाय स्लेव, ये फ्रीडम का था, फ्रीडम का सिंबल था। सतमा। सेवंथ क्या था? ब्लू वाइट रेड। ब्लू वाइट रेड, ये क्या था? ब्लू वाइट रेड जो सिंबल था, एक चौखुट आकार में, उसको क्या नेशनल था, नेशनल कलर था। ब्लू वाइट रेड जो है सिंबल, वो क्या था? फ्रांस का नेशनल कलर था। वेजिंग वुमेन। विंग्ड वुमेन।
विंग्ड वुमेन क्या था, लॉ को पर्सोनिफाई किया गया था एज ए, कि लॉ एज ए होली पर्सन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ऑफ लॉ। उसके बाद 9th सिंबल था द लॉ टेबलेट, लॉ फॉर ऑल और इक्वल लॉ फॉर इट, लॉ फॉर ऑल, लॉ फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल इन इट। कहा गया सभी के लिए कानून है, कानून सब कानून के लिए बराबर है। ये सिंबल थे हमारे 9 सिंबल हैं, जो कि सिंबल देखना है किसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सिंबल मिले ये 9 सिंबल थे। इससे लोकल लेवल पे जो अनएजुकेटेड थे, जिनके पास टाइम नहीं था पढ़ने का, और फिर जो देख नहीं मतलब लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, और जो इस सिंबल को देख के समझ जाते थे कि क्या मीनिंग है, उनको समझाया जाता, लोग बातें करते थे इसके बारे में ताकि समझे, सबको इस चीज़ का मतलब पता चले कि क्या है। तो नाउ एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, अब नाउ फ्रेंच बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की में भी पावर तो मोनार्क के पास हुआ। तो अब नेक्स्ट कहानी है रिपब्लिक का। रिपब्लिक, फ्रेंच मोनार्की से रिपब्लिक कैसे हुआ। तो उसमें वहाँ का राजा कौन था, लुईस 16 लुईस 16 वहाँ के किंग थे। तो लुईस 16 था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट भी कर लिए लुईस 16। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, अब इसको चेंज किया जाना चाहिए। तो लुईस 16 जो है सीक्रेटली क्या किए, सीक्रेट नेगोशिएशन किए, किसके साथ, नेगोशिएशन, सीक्रेट नेगोशिएशन किसके साथ किए सीक्रेट नेगोशिएशन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, ये दोनों के साथ ये सीक्रेट नेगोशिएशन किए। अब ये दोनों इसके साथ क्यों आए, बात तो ये भी है फ्रांस के साथ क्यों आए, मतलब किंग के साथ क्यों आए, क्योंकि इन लोगों को डर था कि फ्रांस में जो हुआ वो हमारी कंट्री में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ के ये पूरा यूरोप में ये चीज़ उसमें उथल पुथल था कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो ये लोग उस फ्रांस के इस डेवलपमेंट समर इवेंट में जो 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उससे ये सब डरे हुए थे कि नहीं ये चीज़ हमारी कंट्री में होता है, इसलिए ये दोनों सीक्रेट नेगोशिएशन किए कि नहीं इस चीज़ को, समर इवेंट को कटेल मतलब पुट डाउन करना है, ताकि फिर से फ्यूडलिज्म फ्रांस में स्थापित किया जाए, इसलिए ये दोनों साथ हुए। तो ये दोनों का सिक्योरिटी मिशन जो था वो काम होता। उससे पहले क्या हो गया कि इससे पहले नेशनल असेंबली जो है वो क्या किए, एक वोट किए कि क्या करना चाहिए, वोटेड इन अप्रैल 1792 में, एंड किस पे वोट किए थे कि पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच वार। अप्रैल नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर
वार अगेंस्ट किसके? पर्शियन ऑस्ट्रिया के लिए, पर्शियन ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिए। ये सब कहानी होने से पहले इन दोनों का सीक्रेट मिशन चालू हो, वो पुट डाउन 1789 के इवेंट को सीक्रेट नेगोशिएशन फॉर पुट डाउन इवेंट ऑफ 1789 किसके लिए सीक्रेट नेगोशिएशन है? तो इस इवेंट को ख़त्म करने के लिए दोनों में सेक्रेटरी। तो ये वार अगेंस्ट किसके बीच हो गया? पर्शिया और ऑस्ट्रिया को फ्रांस नेशनल असेंबली वार घोषित कर दिए। तो अब युद्ध स्टार्ट हो गया। तो युद्ध के लिए सेना चाहिए। सेना में कौन कौन आ रहे थे? तो पीपुल जो है ज्वाइन वहाँ के थर्ड स्टेट के थे। वॉलेंटरी मेनी बहुत सारे लोग वॉलेंटियर्स मेनी वॉलेंटियर्स वॉलेंट्री जो है वो ज्वाइन आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन आर्मी ज्वाइन मेनी वॉलेंटियर्स आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे। आर्मी ज्वाइन करके क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे। कहाँ पे? फ्रंट पे जाके। ये वार जो था, इस वार को वार ऑफ आल्सो कॉल्ड वार ऑफ पीपुल अगेंस्ट किंग एंड aristocracy ऑल ओवर यूरोप। इस वार के बाद ऑल ओवर यूरोप में किंग और अरिस्टोक्रेसी के बीच में, किंग पीपुल और लोकल पीपुल और किंग और अरिस्टोक्रेसी जो हाई अप तबके के लोग थे, फ्यूडली टाइप के थे, उसके बीच में वार स्टार्ट हो गया। तो अब वहाँ वार के लिए ये वार एक सॉन्ग के अंदर हुआ था। वहाँ पे एक पैट्रियोटिक सॉन्ग थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग के अंदर हुआ था ये वार। पैट्रियोटिक सॉन्ग को, उस सॉन्ग का नाम क्या था? वार का कुछ ना कुछ बोल होना चाहिए। तो बोल के लिए मतलब कोई तो बोलता है, जैसे अभी जय दुर्गे कुछ लेके बोल देते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग था मार्शल से। ये जो है मार्शल से, ये सॉन्ग लिखा किसके द्वारा था? कंपोज्ड बाय रोगेट डी ले इसले इनके द्वारा ये कंपोज किया गया था। ये पहली बार कब गाया था? जब पहली बार गाया गया था जब मार्शले के लोग कहाँ मार्च टुवार्ड पेरिस। ये फ्रांस की सिटी है, यहाँ से जब यहाँ के लोग यहाँ से यहाँ जाने लगे लोग, उस समय पहली बार इस सॉन्ग को गाया गया था। तो इसलिए इस सॉन्ग का नाम जो है इस शहर के नाम पे पड़ गया। ठीक, अभी जो है ये नाव जो है नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अभी ये फ्रांस का नेशनल एंथम है ये सॉन्ग। अब किसी जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि वार पहले 7 ईयर वार हुआ था, उसमें फ्रांस
और फिर कॉलोनियल इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन में फ्रांस बहुत सहायता दिया था, जिसके कारण से इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट आया था। जिस इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट आया था, तो अब वार होता है तो हर बार, इस बार भी वार हुआ, तो फिर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट तो इस बार भी होगा। तो वहाँ के सोसाइटी में पीपल, जितना भी नीचे तबके के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, जिनकी वेजेस कम थी, ये सब क्या कर रहे थे, वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि उसके बाद फिर वहाँ का इकोनॉमी खेत पे काम नहीं करने जा, मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी थी तो एग्रीकल्चर ऑफ था। इसके कारण वहाँ पे क्या हो गया, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट हुआ, और फिर लॉ, बहुत सारा मैन का लॉसेस हुआ, मैन लॉसेस हुआ। मैन जो फाइट कर रहे थे फ्रंट पे, और तो अब मैन फाइट कर रहे हैं फ्रंट पे, तो युद्ध हुआ तो दोनों में फिर डेथ तो होगा ही, डिजीज होगा, डिस्क्रिपेंसीज होगा। मैन जो फाइटिंग फ्रंट पे कर रहे थे, और फिर वोमेन क्या कर रहे थे, तो फिर इस इकोनॉमिक लॉसेस को, और फिर खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए वोमेन जो है क्या कर रहे थे, वेज गेन कर रहे थे, अर्निंग वेजेस एंड livelihood। लेवलीहुड वुमेन गेन कर रहे थे। अब जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में साइन किया गया था, किसके द्वारा, लुई 16 के द्वारा साइन किया गया, लुई 16 के द्वारा। तो ये लुई 16 देखे तो उसमें ये पॉलिटिकल राइट किसको किसको मिला हुआ था, लुई 16 के द्वारा जो पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन को, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या मिला हुआ, पॉलिटिकल राइट सिर्फ मिला हुआ था। और फिर क्योंकि वो लोग टैक्स पे कर रहे थे, इसीलिए जैसे रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सिर्फ मिला हुआ था पॉलिटिकल राइट, तो इससे क्या हुआ, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो थे उनको तो मिला नहीं, पुअरर सेक्शन जो थे सोसाइटी के, उनको तो पॉलिटिकल राइट मिला नहीं, तो वो लोग क्या किया, पॉलिटिकल क्लब फॉर्म किया। पॉलिटिकल क्लब फॉर्म किए। इस पॉलिटिकल क्लब फॉर्म किए किस लिए, क्योंकि जो रिचर सेक्शन है वो डिसीजन तो अपने फेवर में लेना चाहेगा, कि जो मेरे हमको जो फेवरेबल लगेगा वो चीज़ डिसाइड करेंगे। तो ये लोग उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए गवर्नमेंट क्लब फॉर्म के, फॉर डिस्कस गवर्नमेंट प्लान को डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल क्लब फॉर्म के। इस पॉलिटिकल क्लब में सबसे इम्पोर्टेंट क्लब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब कौन था, जैकोबिन्स क्लब्स। कौन था, जैकोबिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब जैकोबिन। जैकोबिन क्लब सबसे इन क्लबों में सबसे इम्पोर्टेंट क्लब उस समय का था। जैकोबिन्स का मेंबर कौन थे, रिचर सेक्शन को तो पॉलिटिकल राइट मिला हुआ था, तो ये लोग तो मेंबर होगा नहीं क्लब का, तो जिसको नहीं मिला था,
तो कौन थे? पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें लेस और मिडिल क्लास के लोग, लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसके मेंबर थे। तो इसका हेड कौन? जैकोबिन क्लब। इसका हेड कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर ये इसके हेड थे, लीडर थे, जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर जो थे वो अपने आप को रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए क्या पहनते थे? जैकोबिन क्लब के मेंबर जो थे अपने आप को जैकोबिन जेसी मेंबर जो थे जैकोबिन क्लब को जेसी से डिनोट कर देते हैं। जेसी का मेंबर था वो अपने आप को किससे? रिचर सेक्शन से अलग दिखाने के लिए क्या पहनते थे? लॉन्ग स्ट्रिप्ड लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर जैसे वहाँ के नाविक लोग पहनते थे ना, डॉक वर्कर जो थे उनके जैसा लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर ये लोग पहनते थे। क्योंकि अपर सेक्शन का लोग led by जेसी member but led by upper sections people। क्या पहनते थे ये लोग? नी ब्रेचेज पहनते थे। ये अपर सेक्शन के लोग ये पहनते थे, नी ब्रेचेज पहनते थे। इससे अलग दिखने के लिए ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर एंड और क्या पहनते थे? एक रेड कलर का रेड कैप पहनते थे। रेड कैप किस चीज़ का? जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रेड कैप जो है किस चीज़ का साइन है। तो ये साइन था, सिंबल किसका था? सिंबल लिबर्टी का। लिबर्टी का सिंबल था कौन सा? रेड कैप, सिंबल ऑफ लिबर्टी, सिंबल ऑफ लिबर्टी। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने के कारण इन लोगों को क्या कहा जाता था? सैन क्लोटो। सैन क्लोटोज कहा जाता था। और सैन क्लोटोज का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग था दोज विदाउट नी ब्रेचेज। दोज विदाउट नी ब्रेचेज, वैसे लोग जिनको जो नी ब्रेचेज नहीं पहनते थे उसको सैन क्लोटोज कहा जाता था। अब ये क्लब तो पॉलिटिकल क्लब पहनते, ये मैन के पॉलिटिकल क्लब थे रियली, वो उसमें वुमेन को भी राइट नहीं मिला था। तो वुमेन आल्सो फॉर्म्ड हर ओन क्लब। वुमेन भी अपना क्लब अपने राइट के लिए फॉर्म कर रहे थे, वो भी अपने अब जैकोबिन्स में जो वुमेन थे उनको क्या ये सब का अधिकार था? ये
लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर और रेड कैप पहनने का। वुमेन जो थे नॉट अलाउड, वुमेन नॉट अलाउड, वुमेन को अलाउड नहीं था। अब इतना होने के बाद अब जो मैन मुद्दे थे जिनको मिलना चाहिए, फिर इनको मिलना चाहिए वोटिंग राइट, नहीं मिला था, तो इसके लिए ये क्या करेंगे फिर से। और दूसरी बात तो कि किंग जो है वो सीक्रेटली नेगोशिएशन में भिड़े हुए हैं। तो जैकोबिन्स लोग जो है क्या किए, इन सब जैकोबिन्स जो है जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, 10 अगस्त 1792 को क्या किया, अब फूड मिलेगा नहीं क्योंकि मैन जो थे वो सारे 10 अगस्त इंस्ट्रक्शन किए, मतलब ये लोग मतलब आक्रमण एक तरह से रिवॉल्ट के इंसर्शन हुआ किसमें, इंसर्शन लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियन। किस लिए इनका इंसर्शन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, फूड कंस्ट्रेंट, फिर फूड कंस्ट्रेंट, शॉर्टेज ऑफ हाई प्राइस फूड, हाई प्राइस फूड। ये लोग क्या किए, राजा के जहाँ पे राजा थे, मतलब किंग जहाँ पे थे वहाँ पे स्टॉर्म्ड जैकोबिन स्टॉर्म्ड with large number of insertion with large number of परिशियन। कहाँ पे इनका इंसर्शन हुआ, कहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग, ये सब मिलके पेरिस प्लेस ऑफ ट्यूलेरिश यहाँ ये प्लेस है फ्रांस का, वहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे किंग रहते थे, तो उन पे आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने स्ट्रॉन्ग करने के बाद क्या हुआ, किंग को जैकोबिन्स जो है किंग को क्या किए, हॉस्टेज बना लिए, किंग हॉस्टेज ऑफ किंग, मेक हॉस्टेज, किंग को हॉस्टेज बना लिए, किंग के गार्ड को किल कर दिए, किंग के गार्ड को किंग को हॉस्टेज बना लिए और किंग के गार्ड को किल कर दिए। और फिर बाद में किंग को जो है किंग बाय द असेंबली किंग को है ना इम्प्रिजन, किंग वाज imprisoned
किंग को इम्प्रिजेंट बना दिया, बाद में असेंबली के द्वारा किंग को इम्प्रिजेंट कर दिया गया और पूरे रॉयल फैमिली को इम्प्रिजेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, किंग ख़त्म हो गया। अब फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हेल्ड। इसके बाद किंग इम्प्रिजन मतलब मोनार्की ख़त्म हो चुका है। अब इलेक्शन हुआ मोनार्क को, अभी तो किंग को जो है ना इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब जेल में बंद कर दिया गया, और उनके रॉयल फैमिली को भी किंग यहाँ पे एक सेकेंड, किंग एंड रॉयल वर इम्प्रिजन, किंग एंड रॉयल फैमिली वर इम्प्रिजन। राइट टू, अब जो है ना इलेक्शन हेल्ड हुआ, इस इलेक्शन के लिए राइट टू वोट जो है वो क्या हुआ, किसको में, अब राइट टू वोट में कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, ये राइट टू वोट जो है ना, ऑल एबव राइट टू वोट was given to all who are above 21 ईयर, जो 1 ईयर से 21 ईयर से बड़े थे, उसको सबको क्या हुआ, राइट टू वोट हुआ। और न्यूली अब जो ये राइट टू वोट अब क्या हो गया, डेमोक्रेटिकली, और फिर किंग का इम्प्रिजन हो चुका है, डेमोक्रेटिकली ये फॉर्म हुआ, और इस न्यूली असेंबली को न्यूली इलेक्टेड assembly called convention। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन कहा जाने लगा। इन 21 सितंबर 1792 को क्या हो गया, फ्रांस में मोनार्की का एंड हो गया, और फिर क्या हो गया, फ्रांस अब रिपब्लिक हो गया। अब रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक, इंडिया इज ऑल्सो ए रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where head of country head of country and government of country both are unelected। मोनार्की में क्या था, हायरार्कियल बेस था उनका, जो है लुई 16 के बाद अगर होता तो लुई 17 बनता। तो अब रिपब्लिक होने के बाद क्या हुआ, दो कंट्री का हेड भी है ना, तो वो इलेक्टेड होगा। तो अब लुई 16 को जब ये सब किए, तो फिर लुई 16 अब क्या हुआ, लुई 16 को इम्प्रिजन में बाद, उसके बाद कोर्ट जुडिशरी था, जुडिशरी में उनका केस गया। तो केस जाने के बाद तो क्या हुआ, वहाँ की जुडिशरी जो है उनको ट्रेसन के केस में, देशद्रोही के केस में उनको क्या किया, सेंटेंस टू डेथ। लुई 16 को बाय द इन द चार्ज of treason
एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, गिवन सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट and 21st January 1793 he was executed publicly. 21 जनवरी 1793 को इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। कहाँ पे किया गया था? एट द प्लेस ऑफ डी ला कॉनकॉर्ड। डी ला कॉनकॉर्ड में इनको क्या किया गया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इसके कुछ समय बाद क्वीन को भी also executed. After some time. क्वीन को भी इस तरह की वहाँ की राजतंत्र की पूरी व्यवस्था खत्म हो गई। लुई 16 का पूरा साम्राज्य खत्म, वहाँ की मोनार्की खत्म। अब फ्रांस में रिपब्लिक आ गया। रिपब्लिक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक। फ्रांस का डेवलपमेंट फ्यूडलिज्म से कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की से फिर अभी आप रिपब्लिक हो गया। अब रिपब्लिक हो गई तो रिपब्लिक में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन था? सेलेक्ट चूजेज होना चाहिए। हेड भी, कंट्री का हेड भी चूज किया जाता है। तो फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि फ्रांस में एक समय आया था जिसको हम कहते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का टाइम क्या था? 1793 से 94। ये एक साल का समय को रेन ऑफ टेरर कहा जाता। क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा सहायता किसका था? रॉबिस्फेयर को जैकोबिन क्लब का था। जैकोबिन क्लब के हेड कौन थे? रॉबिस्फेयर। रॉबिस्फेयर जो थे वो हेड हो गए थे क्योंकि इलेक्टेड हो गए थे। इलेक्टेड तो रॉबिस्फेयर ये जो है ना, अब क्या करने लगे? पॉलिसी को फॉलो करते थे, ऐसी पॉलिसी जो कंट्रोल एंड पनिशमेंट पे थे आधारित था। फॉलो पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। कंट्रोल और पनिशमेंट का तो सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट को फॉलो करते थे। इनका जो कहना था कि जो अरिस्टोक्रेट थे, जो नोबिलिटी थे, जो इनके इस आइडिया से, लिबर्टी फ्रीडम के आइडिया से जो इन फॉलो नहीं करते थे, उनको ये क्या करते थे? रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में दोज नॉट फॉलो his idea were trial by arrested and trial by revolutionary court. And guillotine. Even its one member.
इसके अपने आदमी भी थे जो इसके आइडिया को फॉलो नहीं करते थे, उसको अरेस्ट करके फिर क्या करते थे, उसको गिलोटाइन कर देते थे। गिलोटाइन थे क्या, गिलोटाइन क्या था, गिलोटाइन गिलोटाइन क्या करना मतलब, गिलोटाइन थे क्या था, गिलोटाइन जो था, गिलोटाइन जो था एक तरह का मशीन था। उसमें क्या था, डिवाइस क्या था, कंसिस्टिंग टू पोल एंड अ ब्लेड, 2 पोल और एक ब्लेड रखता था। जैसे कि ये देखिए, ये एक पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, यहाँ पे आदमी का हेड है, यहाँ पे ब्लेड था, इसको यहाँ से गिराता था, ये पोल हो गया, यहाँ पे बंधा हुआ था, स्टिच के यहाँ गिराता था, इसको बिहेडेड कर देता था, मतलब आदमी को ख़त्म कर देता था, उसमें ग्लूटाइन कर देता था। तो फिर रॉबेस्पियर जो थे, अब एक हाथ में शासन आ गया। रॉबेस्पियर के मोस्ट पावरफुल पर्सन रॉबेस्पियर था, क्योंकि हेड था और ये अपना शासन अपने मन से चलाने लगा। ये क्या किया, जो शासन का मकसद था, जो इनका मकसद था कि नहीं शासन का डेमोक्रेटिकली सबका साथ लेके सबका चलना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, अपना मनमानी करने लगे। और ये अपना लॉ, ये क्या किया, लॉ क्या किया, सबको बराबर देने के चक्कर में लॉ में एक लॉ बनाए जिसमें मैक्सिमम लॉ मेड फॉर मैक्सिमम सीलिंग maximum ceiling price and wage, maximum ceiling on wage and prices दोनों पे मैक्सिमम सीलिंग की, इससे ज़्यादा लिमिट, मतलब सीलिंग मतलब लिमिट होता है, अपर लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वेज और प्राइस, किसी वस्तु का अगर कोई चीज़ वस्तु महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सबको चाहिए, जैसे कि इसमें मीट और ब्रेड दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को क्या किया, प्राइस फिक्स कर दिया, रेशनल कर दिया, बराबर हो गया। तो अब मीट और ब्रेड इक्वल कैसे हो सकता है, अब मीट के प्राइस पे ब्रेड खरीदेगा कोई तो फिर खरीद नहीं सकता है, और ब्रेड के प्राइस पे मीट खरीदेगा तो मीट उतना अवेलेबल नहीं हो सकता है। पीजेंट, और दूसरा बात क्या हुआ, पीजेंट अपने पीजेंट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पीजेंट को ये फोर्स कर रहे थे, पीजेंट वर फोर्स्ड, ये देखिए फोर्स्ड, इसको फोर्स किया जाता कि ये क्या ट्रांसपोर्ट हिज ग्रैंड कहाँ पे, टू ग्रैंड टू सेल इन द सिटी में जाके इसको अपना ग्रैंड बेचना है, वो भी किस पे, एट फिक्स्ड प्राइस। इसके लिए इन्हें कोई भी ट्रांसपोर्ट चार्ज भी नहीं दिया जाता था, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण से तो इनको पीजेंट को क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं मिलता था, तो इनके सामान की लागत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ जो लोकल में बेचते थे वो उसको फोर्स करके शहर में ले जाता था, शहर में ले जाके बेचा जाता था। अगर 2 रुपया में यहाँ पे लोकल में बेच रहे तो उनको लाभ हो जाता था, लेकिन वही 2 रुपया में जाके वो शहर में बेचेंगे तो उनका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इतना हाई होता था कि फिर वो नहीं बेच सकते थे। तो रॉबेस्पियर इवन इक्वलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे खाने में, in eating bread and speech and expression, and through speech
एंड एक्सप्रेशन। स्पीच और एक्सप्रेशन में भी अपना पहले जो इक्वलिटी का प्रैक्टिस जो है, समानता का जो है प्रैक्टिस, जो हर चीज़ में करने लगे। अब खाना खाना है तो सबको समान मिलना चाहिए। अब एक बड़ा ब्रेड है तो सबको समान मिलना चाहिए, इसमें से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। अगर ब्रेड कम है तो ज़्यादा आदमी है, सबको समान देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। तो इसमें से फिर क्या होगा, सब में आपस में झगड़ा होगा ब्रेड के लिए। अब इस स्पीच इक्वलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए वो पहले का जो था स्वनिर्भर मैडम शब्द, उसको सर और मैडम के जगह पे वो अब क्या कहे, सिटीजन को प्रोवाइड कर दे। इक्वलिटी के लिए प्रैक्टिस के लिए वो सर और मैडम के जगह पे सर और मैडम उस चीज़ को हटा के सिटीजन, ओनली फिर सिटीजन ऑफ फ्रांस बचा। चर्च को जितने भी चर्च थे, ये चर्च क्या था, क्लर्जी का पावर ऑफ क्लर्जी अथॉरिटी होता था चर्च में। वो चर्च को है ना, चर्च जो है ट्रांसफ़र हो गया किस चीज़ में, इसको बैरक ऑफिस में इसको कन्वर्ट कर दिया, चर्च इन ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया। रॉबिस्फेयर तो फिर अब ये अपना ऑथोरिटेटिव रूल, रॉबिस्फेयर जो है अपना ऑथोरिटेटिव रूल, अपना एकाधिकार चलाने लगे सब पे कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो इसके कारण से इसके खुद के जो मेंबर हैं वांट क्या करने लगे, वांट मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को वांट करने लगे। इतना ही सबको बेचैन कर दिया। अब पीजेंट बेचैन है, यहाँ पे क्यों जाएगा बेचने के लिए, इक्वलिटी प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ, ईटिंग ब्रेड थ्रू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सर मैडम के जगह पे, अच्छा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जगह पे सिटीजन को प्लेस कर लिया। तो इनके जो अपने मेंबर थे वो भी इनके अगेंस्ट होने लगे। अब पहले तो जनता इनके अगेंस्ट हो गई, पीजेंट सब अगेंस्ट हो गए कि नहीं ये चीज़ क्या हो रहा है, फिर इनके अपने मेंबर हो गए। इनको फाइनली जो है ना कन्विक्टेड किया गया, कन्विक्टेड इन जुलाई 1794 एंड गिलोटाइन। गिलोटाइन कर दिया गया इनको फाइनली। इनके जब अपने मेंबर अलग हो गए तो फिर इनको पकड़ के कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया, ट्रायल करके रिवोल्यूशनरी कोर्ट से इनको फिर गिलोटाइन कर दिया। इस तरह से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। फिर इनके बाद रेन ऑफ टेरर अंत हो गया तो फिर मिडिल क्लास जो थे फिर इसके बाद जो है वहाँ पे डायरेक्टरी रूल का उदय हुआ, टाइम ऑफ डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टर बन, रेन ऑफ टेरर का काउज क्या था कि एक के हाथ में पावर जाना, पावर एक के हाथ में जाने के कारण ये सारे रेन ऑफ टेरर जैसा एक समय आया, 1 साल पूरा रेन ऑफ। उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टरी रूल हुआ। डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी रूल का जो मेंबर था वो कौन था, मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास के पीपल जो थे वो डायरेक्टरी रूल के मेंबर थे। तो मिडिल क्लास में जो भी कौन थे, उसमें भी जो वेल्दियर थे, इसमें लिखिए वेल्दियर, मिडिल क्लास जो है ना अपने आप में पावर ले लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन को फिर रिफ्रेम किया। अब इसमें क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड
टू लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड किया। अपॉइंटेड डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ फाइन मेंबर। देखिए इसमें दो में कौन कौन थे, एक था अपॉइंटेड डायरेक्टरी अपॉइंटेड डायरेक्टरी, एक एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर। ये डायरेक्टरी जो था ये था कौन, एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर। डायरेक्टरी रूल आने का कारण था कि किसी को डायरेक्टरी जो अपॉइंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपॉइंटेड किया गया डायरेक्टरी को, तो डायरेक्टरी एक अपॉइंट डायरेक्टरी एक नेशनल असेंबली था, एक डायरेक्टरी था बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय अपॉइंटेड डायरेक्टरी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर एक था एनए नेशनल असेंबली। तो दो पार्ट हो गया लेजिस्लेशन के। तो फिर इसमें क्या थे, 5 मेंबर था गवर्नमेंट में। पहले डायरेक्टरी रोल होने के कारण रेन ऑफ टेरर में क्या हुआ था कि सब चीज़ तो सेम था, लेकिन वो पावर जो है एक के हाथ में चले गया था। तो ये जो 5 मेंबर हुआ, तो इससे हुआ क्या, ये सेफगार्ड प्रोवाइड किया। किसके लिए, सेफगार्ड प्रोवाइड safeguard to for concentration of concentration of power in one hand। इससे वो सेफगार्ड प्रोवाइड किया। 5 मेंबर में जो डायरेक्टर बन गए, तो एक आदमी के हाथ में पावर जाने से इस चीज़ को बंद किया कि नहीं, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं जाना चाहिए, सब आदमी 5 आदमी रहेंगे तो 5 आदमी के कंसेंसस पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, डायरेक्टरी 5 मेंबर जो थे, मेंबर के बीच में क्लैश बिटवीन member of डायरेक्टर्स के बीच में, एंड मेंबर ऑफ डायरेक्टर एंड काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटर। इन दोनों के बीच में आपसी झगड़े होने लगे कि इसके बाद, और जबकि डायरेक्टर एक नेशनल असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और फिर डायरेक्टर था 5 का मेंबर का। तो ये दोनों के बीच में अब क्या हुआ, होने लगा क्लैश। तो क्लैश होने के कारण क्या होगा, इससे हुआ क्या फायदा, इस क्लैश के कारण से ये क्लैश जो है ना, क्या किया, एक मिलिट्री डिक्टेटर जो है ना, ये वहाँ पे क्लैश होने के बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो वहाँ फ्रांस में, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या हुआ, अब ये एक वे प्रोवाइड किया। किसके लिए, वे प्रोवाइड
फॉर, किसके लिए, मिलिट्री डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को ये एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में जन्म दिया। फ्रांस, क्यों, उसके पीछे कारण क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था फ्रांस में, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण क्या था कि डिक्टेटर डायरेक्टरी रूल जो चालू किया, उसमें से 5 मेंबर जो थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे, दोनों के बीच में आपसी झगड़े होते थे। उनका आइडिया था कि ये करना चाहिए, उनका आइडिया, इन दोनों के बीच में कभी हमेशा बना हुआ नहीं, जिसके कारण से वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। अब नेक्स्ट में देखते हैं रोल ऑफ वुमेन। फ्रांस रिवॉल्यूशन में वुमेन का क्या रोल था। नेपोलियन बोनापार्ट को बाद में देखते हैं, पहले रोल ऑफ वुमेन को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। कारण क्या था, ये जो है पावर कब लिए, पावर इन पावर 1804 ड्यू टू डायरेक्टरी क्लैश बिटवीन डायरेक्टरी रूल ऑफ गवर्नमेंट। पावर इन पावर 1804 ड्यू टू क्लैश बिटवीन नेपोलियन गवर्नमेंट के बीच में क्लैश होने के बाद ये हो गया। ये पावर लेने के बाद क्या किया, पावर में आए, व्हेन ही कम इन पावर देन ही कंकरिंग नेबरिंग स्टेट। ये क्या किया, कंकरिंग नेबरिंग यूरोपियन कंट्री। ये आसपास के कंट्री को अपने अधिकार में लेने लगे। डिस्ट्रॉइंग डायनेस्टी, वहाँ जब कनकर का उस कंट्री को, जिस कंट्री को ये अपने आप जीतते थे, उसके बाद उसके वहाँ की डायनेस्टी डिस्ट्रॉय। वहाँ के डायनेस्टी को, वहाँ के वंश को पूरा ख़त्म कर देते थे। एंड क्या करते थे, क्रिएटेड हिज फैमिली मेंबर क्रिएटेड किंगडम वहाँ पे किंगडम को क्रिएट करते थे, और वहाँ पे क्या करते थे, वेयर ही प्लेस हिज ओन फैमिली मेंबर, वहाँ अपने फैमिली मेंबर को प्लेस करते थे। ये करते थे। नेपोलियन जो है अपने आप को क्या मानते थे कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन कॉल्ड हिमसेल्फ एज ऑफ यूरोप। वो अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के रोल में मानते थे, या मॉडर्नाइजर मानते थे यूरोप का। इन्होंने मैनी लॉ, ही इंट्रोड्यूस
many law for protection of property and uniform system of right measure, uniform system of measure and right, सबके लिए समान यूनिफॉर्म सिस्टम जो है ना, राइट का और अधिकार का समान सिस्टम और मेजर का भी समान सिस्टम लागू कर दिया। और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये जब पावर में आए तो इनका सबसे बड़ा पार्ट साथ कौन दे थे, जो इनके पास प्रॉपर्टी थे, लैंड लॉर्ड थे, वो इनको साथ दे थे, क्योंकि उनके प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब सबसे, तो जिसके कारण लैंड लॉर्ड को इसलिए साथ देते कि वहाँ की सर्फ जो है ना और स्लेवरी ख़त्म हो चुका था। तो फिर ये जो है ना, ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, इन्होंने दोबारा से फ्रांस में स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया ताकि वहाँ के प्रॉपर्टी होल्डर जो है उसका यूज कर सके। तो फिर इनकी जो इनिशियली जो पूरे यूरोप में इनको लिबरेटर के रूप में देखा जाने लगा। इनिशियली जो है सीन एज लिबरेटर, but soon after his force seen as invading force of France, इन्वेडिंग ऑफ तो इनिशियली जब पूरे यूरोप में इनको एक लिबरेटर के रूप में देखा जाने को, नहीं ये चीज़ ख़त्म करके राइट टू प्रॉपर्टी मतलब राइट लिबर्टी सबको प्रोपगेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगने लगा, मतलब वहाँ के आसपास के कंट्री को लगने लगा कि ये फ्रांस का इन्वेडिंग फोर्स सिर्फ है, जो कि हम लोग का शासन सत्ता को ख़त्म करके वो अपना शासन सत्ता बना रहे हैं। तो नेपोलियन का उसके बाद नेपोलियन का एक क्लैश होता है, कहाँ पे, वाटरलू पे। वाटरलू पे क्लैश वार इन वाटरलू में नेपोलियन का डिफीट होता है, डिफीट इन 1815 में। यहाँ पे नेपोलियन का इराक ख़त्म हो जाता है। बट हिज revolutionary idea of liberty, freedom of speech, modern law and इनके आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ का इम्पैक्ट, लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन होल यूरोप, लंबा बहुत सालों तक इनके आइडिया का इम्पैक्ट रहा यूरोप में।
इनका वाटरलू में इनका डिफीट हो गया 1815 में, और फिर इनका शासन का समाप्त। नेपोलियन पार्ट इनके आइडिया को मोर डिटेल में 10th में देखेंगे। और ये उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा